मेरा नाम प्रीति है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं अपनी फैमिली के साथ शहर में रहती थी, जबकि मेरे पापा की फैमिली गांव में रहती थी। काफ़ी सालों से हम यहाँ शहर में रह रहे थे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी पूरी फैमिली को गांव जाकर रहना पड़ गया। गांव में मेरे दादाजी और चाचा चाची रहा करते थे। मेरी दादी जी की मौत अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। मेरे दादाजी कोई अमीर इंसान तो नहीं थे, लेकिन सुना था कि मेरे दादाजी बिना कोई मेहनत मजदूरी किए ही बहुत सारे पैसे कमा लिया करते थे। किस तरह से कमा लेते थे ये बात तो मुझे पता नहीं थी, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि मेरे दादाजी से कभी कभी कुछ औरतें मिलने के लिए आती हैं और उनके साथ जवान लड़की जरूर होती थी। मैं जब अपनी माँ से इस बारे में पूछती तो वो मुझे डांट देती थी, कहती कि अभी तुम बच्ची हो, इन बातों में ज्यादा ध्यान मत दिया करो। लेकिन जब मेरी शादी होने का टाइम आया तो मेरी सास मुझे मेरे दादाजी के पास ले गई। जब मुझे अपने दादाजी की सच्चाई के बारे में पता चला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरे दादाजी तो मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरी मम्मी की हमेशा तबीयत खराब रहती थी, इसलिए मैंने इंटर करने के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और हम लोग यहाँ गांव आकर रहने लगे थे। अब मेरा आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। मेरे तीनों भाइयों को भी पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जब से हम लोग गांव आए थे हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि हमने गांव की हरियाली, खेत और गांव की इंटरेस्टिंग चीजों को पहली बार देखा था। हम लोग कभी छुट्टियों पर भी अपने दादाजी से मिलने गांव नहीं आते थे, बल्कि हमारे चाचा चाची और दादाजी कभी कभी हमसे खुद ही मिलने के लिए शहर आ जाते थे। सुना था मेरे दादाजी गांव में रहकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। अब किस तरीके से कमाते हैं ये बात तो मुझे पता नहीं थी। हमारा गांव वाला घर भी बहुत बड़ा था। यहाँ आकर हम भाई बहन खूब एंजॉय कर रहे थे। चाचा चाची के पास तो कोई औलाद नहीं थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, लोग मेरी तारीफ किया करते थे। गांव के लोग भी मुझे बहुत पसंद करने लगे थे। इस गांव के लोग बहुत आपस और प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग थे। मैं अपने पापा से कहती कि काश अगर हमारा बचपन यहाँ इस गांव में गुजरा होता तो हमने अपनी लाइफ को खूब एंजॉय किया होता। शहर में आखिर रखा ही क्या है, असल खूबसूरती तो इस गांव में बसी हुई है। मैंने गांव में अपनी नई नई फ्रेंड्स बना ली थी। गांव की सारी लड़कियां मुझे अपने साथ लेकर खेतों में घूमने जाया करती थीं। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खेतों में जा रही थी, तभी अचानक एक लड़का मुझे घूर घूर कर देख रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर गई तो उसने मेरे ऊपर से नज़र हटा ली। वो लड़का देखने में तो बहुत शरीफ और पढ़ा लिखा लग रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी घूर घूर कर क्यों देख रहा था। फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ निकली तो वो लड़का आज भी रास्ते में खड़ा हुआ मेरा इंतजार कर रहा था। आज तो वो बड़ी मीठी नज़र से मुझे देख रहा था। उसकी तरफ नज़र नहीं मिलाते हुए मैंने घबराकर अपनी नज़रें नीची कर ली और अपनी फ्रेंड्स के साथ चली गई। अब हर दिन वो लड़का मुझे रास्ते में मिला करता था। वो रास्ते में आते जाते मुझे कभी घूर कर देखता तो कभी मुस्कुराते हुए देखता था। एक दिन उसने बात करने की कोशिश करते हुए मुझसे मेरा नाम पूछ लिया, फिर अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। इसी तरह अनजान लड़के से ऐसी बातें सुनकर मैं घबरा गई थी। मेरा दिल अंदर से खुश तो हो रहा था, मगर ना जाने मुझे डर भी लग रहा था। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और मैं शर्माती हुई उसके आगे से भाग गई थी। रात को बिस्तर पर लेटकर मैं उसके बारे में सोच रही थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था कि किसी लड़के ने मुझे प्रपोज किया था। मुझे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी और अपनी खूबसूरती पर भी घमंड हो रहा था कि मेरी खूबसूरती देखते हुए ये लड़का मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया। तब मैंने उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने का फैसला कर लिया था। आंखें बंद करके मैं उसके ख्यालों में गुम हो गई। इस तरह हमारी मोहब्बत की कहानी की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए। हम दोनों घंटों घंटों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे। मैं हमेशा उसकी मोहब्बत में खोई खोई रहती थी। वो लड़का बहुत अच्छा था। उसका नाम रवि था और देखने में बहुत स्मार्ट भी था, पढ़ा लिखा था। सुना था कि शहर से पढ़कर आया है। उसकी मोहब्बत में पड़ने के बाद मुझे अपनी जिंदगी खूबसूरत लगने लगी थी। मैं घर से अपनी फ्रेंड्स के साथ खेतों में जाने के बहाने से निकल जाया करती थी, लेकिन मैं रवि से मिलने जाती थी। रवि मुझसे रोज मिलने आता। जिस दिन वो मुझसे मिलने नहीं आता मेरा दिल बहुत घबराने लगता था। मेरा दिल अब उसके अलावा कहीं भी नहीं लगता था। वो गांव के सरपंच का बेटा था। मेरा और उसका कोई मेल जोल नहीं था,
क्योंकि सरपंच जी गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उनके मुकाबले का गांव में कोई भी नहीं था और मुझे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि कभी भी सरपंच जी अपने बेटे की शादी किसी गरीब लड़की के साथ नहीं करेंगे। पर दिल क्या करे, मोहब्बत तो अंधी होती है। इस तरह हमारी मोहब्बत का ये सिलसिला चल निकला। हम दोनों रोज एक दूसरे से मुलाकातें करते और सारा दिन एक दूसरे के साथ गुजारते थे और रात को दोनों सारी रात एक दूसरे से फोन पर बात करके गुजार दिया करते थे। कभी कभी तो मुझे रवि अपनी कार में बैठाकर शहर भी घुमाने ले जाता। शहर के बड़े बड़े होटल में मुझे खाना खिलाता था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरी जिंदगी भी बहुत अच्छी गुजर रही थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। मैंने देखा कि मेरे दादाजी के पास हर दूसरे तीसरे दिन कोई औरत उनसे मिलने के लिए आती थी। लेकिन जो भी औरत होती उसके साथ एक न एक जवान लड़की मौजूद जरूर होती थी। मुझे तो सिर्फ अगर कुछ याद रहता तो अपनी मोहब्बत और रवि की बातें याद रहती थी। एक दिन मैं दोपहर के टाइम पर खिड़की से बाहर की तरफ झांक रही थी। तभी अचानक मैंने देखा कि हमारे घर की तरफ एक बूढ़ी औरत और उसके साथ एक जवान लड़की मौजूद थी। वो हमारे घर का दरवाजा बजा रही थी। ये लोग कौन थे, मैं तो इन्हें जानती तक नहीं थी। दरवाजा मेरे दादाजी ने खोला। मैं नीचे चली गई थी। उसके बाद वो औरत और उसके साथ जवान लड़की मेरे दादाजी के कमरे में चली गईं। दादाजी ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। मैं हैरान हो गई थी कि भला औरतों के कमरे में मौजूद होने पर मेरे दादाजी कमरे के दरवाजे को अंदर से कैसे बंद कर सकते हैं। क्या इन दोनों को इस बात से कोई मतलब नहीं है? मैंने कुछ दिनों बाद भी यही सब कुछ देखा। मैं सबसे बड़ी हैरान हो रही थी कि आखिर ये हमारे घर में क्या हो रहा था। इस बात से मेरी मम्मी और चाची को भी कोई एतराज नहीं था। मैंने अपनी चाची और मम्मी से कहा भी कि दादाजी की ये हरकत मुझे बहुत गलत लगती है। वो औरतों को और लड़कियों को कमरे में क्यों बंद करते हैं? मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी, घर के कामकाज पर ध्यान दिया करो, हमेशा जासूसी में मत लगी रहा करो। अभी बच्ची हो इसलिए बड़ों की बातों में घुसना बंद कर दो। जब बड़ी हो जाओगी तो खुद ही सारी बातें पता चल जाएंगी। मैं अपनी मम्मी से कहती, मैं 20 साल की हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही हूँ। लेकिन मम्मी पापा के लिए तो मैं अभी तक बच्ची ही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उन लोगों का अभी मेरी शादी कराने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि अभी उनकी नज़र में उनकी 20 साल की बेटी बड़ी नहीं हुई थी। मैं दादाजी की इन हरकतों को रोजाना नोटिस करती थी। एक दिन मुझे ये जानने का इंटरेस्ट हुआ कि आखिर मैं भी तो देखूं कि मेरे दादाजी बंद कमरे में औरतों के साथ क्या करते हैं। एक दिन जब दादाजी के पास कुछ औरतें उनसे मिलने के लिए आईं, तो मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके दादाजी के कमरे में छोड़ दिया। और जब वो औरतें आईं तो दादाजी ने मेरी सोच के मुताबिक कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। लगभग वो लोग आधे घंटे के बाद कमरे से निकले। उन औरतों ने मेरे दादाजी को पैसे दिए। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर मेरे दादाजी ऐसा क्या काम कर रहे थे जो इस औरत ने मेरे दादाजी को पैसे दिए थे। वो लगभग 5,000 रुपए थे। फिर उसके बाद वो औरतें तो चली गईं। मेरे दादाजी ने अपने कमरे के दरवाजे को बंद किया और वो भी वहां से चले गए थे। मैं जल्दी से अपना मोबाइल लेने के लिए गई तो मोबाइल उठाते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मोबाइल के अंदर तो कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मेरा प्लान तो फेल हो गया था। पता नहीं कैसे ये बात मेरी मम्मी को पता चल गई थी। मम्मी ने खूब अच्छी तरह से मेरी क्लास लगाई थी। मम्मी ने मुझे कहा कि मैंने तुमसे कई बार मना किया है, हमेशा लोगों की जासूसी में मत लगी रहा करो। तुम्हें क्या जरूरत थी अपने दादाजी के कमरे में मोबाइल छोड़ने की? मैंने मम्मी से कहा, मैं देखना चाहती थी कि आखिर दादाजी कमरे के अंदर क्या करते हैं। मम्मी ने हल्के से थप्पड़ मारा और कहने लगी, तुमसे कहा है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें ये बात खुद बता दी जाएगी। पता नहीं तुम्हें क्यों इतनी जल्दी हो रही है ये सब कुछ जानने की। अब अगर आगे से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो ये शिकायत मैं तुम्हारे पापा से लगा दूंगी। उसके बाद वो तुम्हें अपनी तरह से समझा देंगे। मैंने कान पकड़ लिए थे कि आगे से मैं दादाजी की जासूसी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वो तो अच्छा था कि मेरा मोबाइल मुझे मिल गया था, वरना मेरी करतूत के बारे में भी मेरे मम्मी पापा को पता चल जाना था, क्योंकि मेरे और रवि के बहुत सारे फोटोज मेरे मोबाइल में मौजूद थे। इस मुसीबत से तो मैं बड़ी मुश्किल से बची थी। कुछ दिनों बाद मेरे पापा ने कहा कि हमारी पूरी फैमिली शहर मेरे पापा के दोस्त के बेटे की शादी में जा रही है।
मैं शादी में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि तुम्हारे दादा और चाचा चाची भी हमारे साथ शहर जा रहे हैं, तुम घर पर किसके साथ रुकोगी। बस मजबूर होकर मुझे शादी में जाना पड़ गया था। शादी में भी हम लोगों ने खूब एंजॉय किया था। हम लोग घर आने वाले थे और बस में बैठे हुए थे। थोड़ी दूरी पर जाकर रास्ते में बस पेट्रोल पंप पर रुक गई। पेट्रोल पंप से थोड़ी ही दूरी पर मेडिकल स्टोर बना हुआ था। बस चलने में अभी थोड़ा टाइम था। मेरे दादाजी बस से उतर गए। मैं खिड़की वाली सीट पर ही बैठी हुई थी। मैंने देखा कि मेरे दादाजी मेडिकल स्टोर पर मौजूद थे और मेडिकल से कुछ सामान ले रहे थे। मैं इस बात से हैरान थी कि दादाजी तो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी तो तबीयत भी खराब नहीं, बल्कि किसी की भी तबीयत खराब नहीं, तो फिर दादाजी मेडिकल स्टोर से क्या लेने गए हैं। दादाजी ने जो मेडिकल स्टोर से सामान लिया था वो एक ब्लैक कलर की थैली में पैक था। दादाजी ने वो ब्लैक कलर की थैली लाते ही अपने बैग के अंदर रख दी। मेरे पापा ने दादाजी से पूछा भी था कि क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है। दादाजी ने कहा, हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना जाने क्यों दादाजी मेरे पापा से भी वो चीजें छुपा रहे थे जो वो मेडिकल स्टोर से लेकर आए थे। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं मौका मिलते ही दादाजी के बैग की तलाशी जरूर लूंगी और देखूंगी कि वो मेडिकल स्टोर से क्या लेकर आए हैं। मुझे सारे रास्ते ऐसा कोई मौका नहीं मिला था जब मैं दादाजी का बैग चेक करती और उससे वो चीज निकाल कर देखती, क्योंकि बस में सब लोग मौजूद थे और मैं अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के सामने दादाजी के सामान की तलाशी नहीं ले सकती थी, क्योंकि मेरी मम्मी और चाची तो हर बार मेरी क्लास लगा दिया करती थी। जब हम लोग घर पर आए तो दादाजी ने अपना बैग जाते ही अपने कमरे में रख दिया। उसके बाद वो नहाने के लिए चले गए। घर के सारे मेंबर ट्रैवल करने की वजह से बहुत थक गए थे, इसलिए अपने अपने कमरों में चले गए थे। मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, देखती हूँ दादाजी ने क्या लिया है। मैंने दादाजी के कमरे की तरफ जाते हुए देखा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं जल्दी से दादाजी के कमरे के अंदर चली गई। दादाजी का बैग जमीन पर साइड में रखा हुआ था। मैंने दादाजी का बैग उठाया और उसे खोलकर वो ब्लैक कलर की थैली निकाल ली। मैंने जैसे ही ब्लैक कलर की थैली को खोलकर देखा तो उसके अंदर मसाज ऑयल की 4 बॉटल्स मौजूद थी। मैं ये सोच रही थी कि इतने ज्यादा मसाज ऑयल की आखिर दादाजी को क्या जरूरत है। मुझे लगा कि शायद दादाजी को ये किसी को देनी होगी, उनके किसी जानने वाले ने उनसे मंगवा ली होंगी। ये सोचकर मैंने उनका सामान इस तरह से ब्लैक कलर की थैली में फिर से पैक कर दिया और दादाजी के बैग में खामोशी से रखकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। अच्छा हुआ था कि किसी ने मुझे देखा नहीं था, वरना तो मेरी खैर नहीं थी। वैसे मुझे लोगों के राज जानने में भी बहुत ही इंटरेस्ट आता था। मैं हमेशा लोगों की जासूसी करती रहती थी, मगर इन दिनों मैं बड़ी उदास रहने लगी थी, क्योंकि दिन ब दिन रवि का बिहेवियर मेरे साथ कुछ चेंज रहने लगा था। मुझे लगता कि उसने मुझ पर से ध्यान हटाकर कहीं और लगा लिया है। मैं उसके तरफ से कुछ टेंशन में रहने लगी थी। उससे मेरी बात भी कभी कभी होती थी और हम लोगों की मुलाकातें भी बहुत कम हो गई थी। मैं जब भी रवि से मिलने के लिए कहती तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता, और जब फ़ोन उठा लेता तो ढंग से बात नहीं करता था। मेरी एक दोस्त ने मुझसे रवि और मेरे रिलेशन के बारे में पूछा तो मैंने उसे पूरी बात बता दी। मेरी दोस्त ने कहा कि हमारे गांव का माहौल अच्छा नहीं है। हमारे पड़ोस वाले गांव में एक बहुत फेमस कोठा है। उस कोठे पर सारी ही खूबसूरत लड़कियां होती हैं कि उस कोठे की कुछ लड़कियां हमारे गांव के लड़कों को फंसाकर उनसे शादी करना चाह रही है। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि ऐसी बातें मत करो यार, रवि बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरे अलावा किसी को पसंद नहीं करता। उसने मुझसे कहा, देखो प्रीति, तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए तुम्हें एक राय देना चाहती हूँ। जितनी जल्दी हो सके रवि को अपने काबू में कर लो, मतलब कि तुम उसके साथ शादी कर लो। जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो वो सिर्फ तुम्हारा ही होकर रहेगा, किसी दूसरी औरत की तरफ कभी आंख भी उठाकर नहीं देखेगा। तुम मर्द को नहीं जानती हो प्रीति, मर्द का दिल कभी किसी एक औरत से नहीं भरता। माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अगर तुमसे भी खूबसूरत कोई लड़की रवि को मिल गई तो वो पलटकर तुम्हें देखेगा भी नहीं। मर्द ऐसा ही होता है, उसे हर वो खूबसूरत औरत पसंद आती है जो उसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हो। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम शादी कर लो और अपना घर बसा लो। शादी के बाद तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। अपनी दोस्त की ये राय मुझे भी अच्छी लगी थी। वैसे भी एक न एक दिन मेरी शादी तो होनी ही थी और मैं तो रवि से ही शादी करना चाहती थी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैंने ठान लिया था कि मैं रवि से बात करूंगी
और उससे कहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके मुझसे शादी कर लो। मैं अपने दोस्त से मिलकर अपने घर पर आ गई थी। मैंने देखा कि घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने अपनी चाची से पूछा कि क्या हुआ चाची, कौन लोग आए हैं ये? तो उन्होंने बताया कि बहुत खुशी की बात है, लड़के वाले आए हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर। तुम्हें याद है अभी कुछ दिनों पहले गांव में शादी हुई थी जहां तुम भी गई थी। वहां पर वो लोग मौजूद थे और उन्होंने तुम्हें देख लिया था और देखते ही तुम्हें पसंद कर लिया था। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। चाची ने बताया कि ये लोग पड़ोस के ही गांव के हैं, बहुत अमीर लोग हैं और लड़का भी बहुत अच्छा है। तुम्हारे मम्मी पापा जल्द ही तुम्हारी इनके बेटे के साथ शादी कर देंगे और फिर तुम्हें चाय लेकर जानी है। तुम्हारे पापा तुम्हें कॉल करने ही वाले थे। ये बात सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं भागती हुई अपने कमरे की तरफ आई और मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। पहले तो मैं कुछ देर तक रोती रही थी। उसके बाद मैंने मोबाइल उठाया और रवि को कॉल लगाई। रवि ने काफी देर तक तो मेरी कॉल रिसीव नहीं की, लेकिन जब मेरी कॉल रिसीव की तो मैंने उससे सिर्फ एक ही बात कही, रवि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। तुम प्लीज मेरे घर रिश्ता भेज दो। तुम्हें पता है आज मेरे घर रिश्ते वाले आए हुए हैं। अगर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कहीं और कर दी तो हम दोनों की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम कुछ करो ताकि हम दोनों एक दूसरे के हो सके। पहले तो रवि मेरी ये बात सुनने के बाद खामोश हो गया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने रोना शुरू किया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कल अपनी माँ को तुमसे मिलवाऊंगा। उस दिन बड़ी मुश्किल से लड़के वाले तो हमारे घर से चले गए थे। अगले दिन रवि मुझे अपनी माँ से मिलवाने के लिए अपने घर ले गया। उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। गांव के सरपंच जो रवि के पिता थे वो उस दिन घर में मौजूद नहीं थे। रवि की माँ ने मेरे साथ काफी देर तक बातचीत की थी। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझसे एक बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने बेटे की शादी तो करना चाहती हूँ। तुम खूबसूरत भी बहुत हो, तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, लेकिन इस मामले में मैं और रवि के पिता बहुत सावधानी बरतते हैं। रवि की माँ ने मुझे अपने उसूलों के बारे में काफी देर तक समझाया था, जो काफी हद तक मुझे बहुत अजीब लगे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि कल तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगी कि कब हम तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन रवि की मम्मी की मेरे पास कॉल आई। उन्होंने कहा कि बेटी मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहती हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ, फिर हम दोनों साथ मिलकर वहाँ चलेंगे। मैंने उनसे पूछने की भी कोशिश की कि आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं रवि के घर चली गई थी। उसकी मम्मी पहले से ही तैयार होकर मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों मिलकर उनके घर से साथ निकल गए थे, लेकिन वो मुझे कहाँ लेकर जा रही थी मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद हम लोग मेरे घर के ही रास्ते पर पहुंच चुके थे। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि रवि की मम्मी मुझे मेरे ही घर पर लेकर आ गई थी। ये बात मेरी कुछ भी समझ में नहीं आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढक लो ताकि तुम्हारा चेहरा किसी को ना दिख सके। मैंने उनके कहने के मुताबिक वैसा ही किया। मैंने रवि की मम्मी को नहीं बताया कि ये मेरा ही घर है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे घर का दरवाजा बजाया। दरवाजा मेरे दादाजी खोलने आए थे। जैसे ही दादाजी ने दरवाजा खोला, उन्होंने मेरी सास को बहुत इज्जत दी और कहा कि आइए भाभी, आप हमारे घर पर आई, हमें बहुत खुशी हुई। उसके बाद हम लोग अंदर चले गए। मेरे दादाजी हम लोगों को अपने कमरे के अंदर लेकर चले गए थे और जैसा कि वो दूसरी औरतों के साथ किया करते थे कि कमरे के अंदर पहुंचते ही वो कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया करते थे, ऐसा ही दादाजी ने हमारे साथ भी किया था। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि रवि की मम्मी को ये बात नहीं पता कि मैं इस घर की ही बेटी हूँ, और ना ही दादाजी मुझे पहचान पाए थे क्योंकि मेरा चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। रवि की मम्मी मेरे दादाजी से कह रही थी कि इस लड़के के साथ मेरे बेटे का रिश्ता लगने वाला है, आप एक बार इसे देख लो और मुझे बता दो। ये बात मेरी कुछ भी समझ नहीं आई थी कि आखिर वो मेरे दादाजी से क्या कहना चाह रही थी। दादाजी ने मुझे बेड पर लेटने के लिए कहा। मैं कंफ्यूज हो गई थी और सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या करूं। रवि की मम्मी ने धीरे से मेरे करीब आकर कहा, देखो, अगर रवि से शादी करनी है तो जैसा ये कहते हैं तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। मैंने ऐसा ही किया। दादाजी के कहने के मुताबिक मैं सीधी सीधी बेड पर लेट गई थी।
दादाजी ने मेरी कमीज उठाकर पेट के ऊपर कर दी। इस बात से मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और दिमाग ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि मेरे दादाजी अब मेरे साथ क्या करने वाले हैं। दादाजी ने मेरा पेट खोल दिया था और वह बोतल से तेल खोलकर मेरे पेट पर डालने लगे। ये वही मसाज ऑयल की बोतल थी जो मेरे दादाजी ने मेडिकल स्टोर से खरीदी थी। ये तेल डालने के बाद दादाजी ने मेरे पेट पर खूब अपने कड़क हाथों से मसाज करना शुरू किया। दादाजी पेट को जोर जोर से दबा रहे थे, जिसकी वजह से मेरी चीख निकलने से बच रही थी। मैं अपनी आवाज़ को कंट्रोल कर रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी आवाज़ दादाजी सुन ले और वो मुझे पहचान जाएं। मैं बड़ी मुश्किल से ये दर्द बर्दाश्त कर रही थी। लगभग 20 मिनट तक मालिश करने के बाद मेरे दादाजी ने रवि की मम्मी को बताया कि ये लड़की बिल्कुल ठीक है, आप इसकी शादी अपने बेटे के साथ कर सकती हो। थोड़ी देर के बाद रवि की मम्मी ने दादाजी को अपने पर्स से निकालकर 500 के नोटों की एक गड्डी उनके हाथ में दे दी। मैं ये सब कुछ बड़ी हैरानी से देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि ये इतने सारे पैसे रवि की मम्मी मेरे दादाजी को कैसे दे रही है। और फिर दादाजी ने ये क्यों कहा कि अब आप शादी कर सकती हो। हम लोग घर से निकल आए थे। रवि की मम्मी मुझे अपने साथ अपने घर ले गई और उन्होंने ये खुशखबरी रवि को सुनाई तो वो भी बहुत खुश हो गया था। मेरी कुछ समझ नहीं आया था कि वो लोग किस बात की खुशी मना रहे हैं। रवि की मम्मी ने कहा कि हम कल ही तुम्हारे घर रिश्ता लेकर पहुंच जाएंगे। मुझे तो लगा था कि रवि और मेरे रिश्ते में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं क्योंकि उसकी फैमिली मेरी फैमिली से कहीं ज्यादा अमीर थी, पर बड़ी आसानी से रवि की मम्मी हमारा रिश्ता लगाने के लिए राजी हो गई थी। मुझे तो इस बात की खुशी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले घर चली जाती हूँ। उसके बाद रवि को कॉल करके उससे इस हकीकत के बारे में पूछूंगी कि आखिर ये सब करने का क्या मतलब था। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन रवि ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रवि ने मुझे बताया कि ये आदमी शादी होने वाली कुंवारी लड़कियों के पेट पर तेल की मालिश करके इस बात का पता लगाता है कि लड़की कुंवारी है या नहीं। मैं रवि की इस बात पर नाराज हो गई थी कि क्या तुम्हें मुझ पर शक हो रहा था जो तुम्हारी मम्मी ने ये सब कुछ किया। रवि ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे गांव की परंपरा है। हर सास अपनी होने वाली बहू को एक बार इस आदमी से चेक करवा लेती है, फिर उस औरत के दिल को तसल्ली हो जाती है, उसके बाद आराम से शादी हो जाती है। मैंने रवि को बताया कि ये मेरा ही घर है। तुम्हारी मम्मी मुझे मेरे घर लेकर आई थी और जिस आदमी ने मेरी मालिश की वो मेरे दादाजी हैं। रवि ये बात सुनकर चौंक गया था। उसने कहा कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर ऐसा होता तो तुम्हें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगले दिन रवि के माता पिता रवि को लेकर मेरे घर पर आ गए थे। मेरे घर वालों ने उन्हें बहुत इज्जत दी। जब मेरी सास को ये बात पता चली कि मैं इसी घर में रहती हूँ तो उन्होंने ये बात मेरी पूरी फैमिली को बता दी और कहा कि आपकी बेटी तो कुंवारी है। अगर आपकी बेटी मुझे ये बात बता देती तो मैं कभी उसके पेट की मालिश करवाकर ये बात पता न करती, क्योंकि मुझे आप लोगों पर भरोसा है। मेरे घर वाले समझ गए थे कि मैं लड़की को पहले से ही जानती हूँ। मेरे घर वाले रवि और उसकी फैमिली को देखकर चौंक तो बहुत गए थे। अब जबकि रवि गांव के सबसे अमीर बाप का बेटा था और उसका पिता गांव का सरपंच था, तो यही सब कुछ देखते हुए मेरे माता पिता ने रिश्ता फाइनल कर दिया था और पहले वाले रिश्ते पर इनकार कर दिया था, क्योंकि उससे भी अच्छा रिश्ता उन्हें मेरे लिए मिल गया था। लेकिन साथ ही साथ मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि तुमने कब इस लड़के के साथ चक्कर चला लिया, हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। जैसे तैसे मेरा रिश्ता तो पक्का हो गया था और साथ ही साथ मुझे अपने दादाजी की ये सच्चाई भी पता चल गई थी कि वो कमरा बंद करके औरतों के साथ क्या किया करते थे। ये टैलेंट मेरे दादाजी के अंदर था कि वो जवान लड़कियों की तेल से मालिश करने के बाद ये बात बता दिया करते थे कि वो कुंवारी लड़की है या नहीं। शायद ये हमारे गांव का रिवाज था। ये रिवाज कब से था और क्यों चला आ रहा था ये बात तो मुझे पता नहीं थी। मैं इस बारे में भी पता करना चाहती थी, लेकिन अपनी शादी की तैयारियों और शादी की खुशी में इतनी ज्यादा मगन हो गई थी कि मेरे दिमाग से ये बात बिल्कुल उतर गई थी। और अब मुझे ये जानकर कुछ करना भी नहीं था, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी और मैं विदा होकर अपने रवि के पास जाने वाली थी। मेरे घर वाले भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी शादी गांव के सरपंच के बेटे के साथ हो सकती है। कुछ दिनों बाद मैं विदा होकर रवि के घर आ गई, मगर यहाँ पर आते ही
मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे सारे सपने बिखर कर रह गए। रवि का असली रूप शादी की पहली रात ही मेरे सामने आ गया। शादी की पहली ही रात रवि ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। रवि ने कहा कि इस गांव की सारी औरतें पागल हो गई हैं। रवि अपनी माँ का गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। ये शादी मैंने सिर्फ तुमसे अपनी माँ की खुशी के लिए की है, क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि उनकी बहू कोई कुंवारी लड़की ही बने। मैंने तुमसे शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में इसीलिए फंसाया ताकि तुमसे शादी कर सकूं और अपनी मम्मी को ये बता सकूं कि मेरी शादी कुंवारी लड़की के साथ हो रही है, जबकि मैं दूसरी लड़की को चाहता हूँ। मैं जिस लड़की को चाहता हूँ वो कुंवारी नहीं है। ये बात मेरे मम्मी पापा को पता चल गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हरगिज वो लड़की इस घर में कभी नहीं आएगी। मेरे पिताजी ने तो कहा था कि अगर तुमने उस लड़की के साथ शादी की तो मैं तुम्हें अपने घर से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। लेकिन मैंने मीनाक्षी से शादी करने के लिए तुमसे मोहब्बत का झूठा खेल रचाया। मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया हूँ। कुछ दिनों के बाद मेरे पिता हम भाइयों के हिस्से बंटवारे करने जा रहे थे। मुझे मेरे जायदाद के हिस्से की भी बहुत जरूरत है। जब मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और मीनाक्षी से शादी कर लूंगा और इस घर से निकाल दूंगा। मैंने रवि को थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुमने तो मुझे अपना प्लान कामयाब करने के लिए इस्तेमाल किया। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में तुम जैसे लोग भी रहते हैं। रवि ने मेरा गला पकड़ लिया और कहने लगा कि अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर वालों की जान ले लूंगा। तुम्हारे छोटे भाई को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो बड़ी खामोशी के साथ मैं तुम्हारे भाई को मरवा सकता हूँ। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैंने खामोश रहने के बारे में ही सोच लिया था। शादी के 3 महीने बाद मेरे ससुर ने अपने सारे बेटों को जायदाद में से हिस्से दे दिए थे, क्योंकि मेरा पति घर का सबसे छोटा बेटा था। उनके पिता इंतजार कर रहे थे कि जब सबसे छोटे बेटे की भी शादी हो जाएगी और उसकी पत्नी घर आ जाएगी तो वो सारे बेटों को उनका हक दे देंगे। मैं तो रवि के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकती थी। मैं इस घर में भी उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि रवि मेरे साथ अपनी फैमिली के सामने बहुत अच्छा बिहेव करता था। लोगों को यही लगता था कि हम दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन अकेले में तो वो मुझे अपना दुश्मन समझता था। अपने हिस्से की जायदाद मिलते ही रवि ने उस लड़की से शादी कर ली और वो उसे घर लेकर आ गए। इस बात पर घर में बहुत हंगामा हुआ था। मेरे ससुर ने अपने बेटे से घर से निकलने के लिए कहा था। रवि अपने माता पिता से खूब लड़ने लगा और उसने कहा कि अब मैं भी इस घर से नहीं निकल सकता, क्योंकि इस घर में मेरा हिस्सा है और मुझे मेरा हिस्सा मिल चुका है। अब तो आप मुझे जायदाद से भी बेदखल नहीं कर सकते, इसलिए मैं जैसा कर रहा हूँ मुझे वैसा करने दो। मैंने मीनाक्षी को पहली बार देखा। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी तो रवि का दिल उस पर आ गया था। उसे देखकर मुझे अपनी फ्रेंड की कही हुई बात याद आ रही थी, लेकिन उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी। वो रवि से भी बड़ी लग रही थी। इन दोनों को अपने सामने देखकर मेरे शरीर से तो जान ही निकल रही थी। ये वो वक्त था जिसके न आने के लिए मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती थी, पर आज वही घड़ी मेरे सामने थी। रवि ने मुझसे कहा कि मैं कल ही जाकर कोर्ट से तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ। मैंने रवि से कहा, रवि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो, मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। रवि मुझे अपने घर में रखने के लिए मान तो गया था, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें पत्नी वाला कोई हक नहीं दूंगा, तुम सिर्फ इस घर में रह सकती हो। मुझे पता चला कि मीनाक्षी एक तवाइफ है। मेरी दोस्त ने सही कहा था कि हमारे गांव के पड़ोस वाले गांव में एक फेमस कोठा है। वहां की लड़कियां हमारे गांव के लड़कों से शादी करना चाहती हैं। गांव के लोगों को शक था कि वो लड़कियां झूठ बोलकर उनके बेटों को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा रही हैं और उनके बेटों से शादी करना चाहती हैं। यही सब जांच पड़ताल करने के लिए शादी से पहले लड़के की माँ उसका कुंवारापन मेरे दादाजी से चेक करवाती थी। इससे ये पता चल जाता था कि कहीं ये लड़की कोठे से तो नहीं आई, और यही सब चेक करवाने के लिए मेरे पति ने मेरा फायदा उठाया था। मीनाक्षी तो कुंवारी नहीं थी और मेरे सास ससुर हरगिज उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना
कि कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। मीनाक्षी ने रवि से झूठे मोहब्बत के वादे किए। वो शादी करके इस घर में तो जरूर आ गई थी, लेकिन उसने रवि को अपनी बातों में लेकर रवि के हिस्से की जायदाद अपने नाम करवा ली थी। और वो रवि की पत्नी होने के बावजूद भी कोठे पर जाकर मर्दों के साथ अपना पुराना काम करने लगी थी। रवि को लगा था कि मीनाक्षी कभी कोठे पर वापस नहीं जाएगी, लेकिन रवि के मना करने के बावजूद भी मीनाक्षी कोठे पर जाती और अपना काम करती थी। मीनाक्षी रवि के साथ बहुत बदतमीजी करती। एक दिन तो वो अपना सामान पैक करके परमानेंट कोठे पर ही चली गई थी, क्योंकि वो कोठे में रहने वाली ही औरत थी, इसलिए उसका मन घर में नहीं लग रहा था। अब जबकि रवि की सारी जायदाद तो मीनाक्षी ने अपने नाम पर करवा ली थी, अब उसे रवि की कोई जरूरत भी नहीं थी। रवि को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने मीनाक्षी को डिवोर्स दे दी और मुझसे रो रो कर माफी मांगी। रवि ने कहा कि मेरी माँ मेरा भला चाहती थी, इसलिए मुझे मीनाक्षी से शादी करने पर रोक रही थी, और वो कभी नहीं चाहती थी कि कोठे की लड़की हमारे घर पर आए। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत समझाया था और उन्हें डर था कि कहीं तुम ही तो वो कोठे वाली लड़की नहीं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पेट पर मालिश करवाई थी। मैंने अपने भोले भाले माता पिता को बेवकूफ बनाया और साथ ही साथ तुम्हारी मोहब्बत का भी गलत फायदा उठाया। मुझे माफ कर दो प्रीति, मैं मीनाक्षी की खूबसूरती को देखकर खो गया था। मेरे दोस्त मुझे कोठे पर लेकर जाते थे, तभी से मुझे मीनाक्षी से प्यार हो गया था और मैंने उससे शादी करने के लिए ठान लिया था। मुझे लगा था कि मीनाक्षी मुझसे शादी करने के बाद कभी इस काम को दोबारा नहीं करेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो बहुत चालाक और घटिया है। मैंने रवि को माफ करने से साफ इनकार कर दिया था। रवि मेरे पैरों में गिर गया और मुझसे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा। मेरे लिए यही काफी था कि उसे एहसास हो गया था उसने तो किसी और को पाने के लिए मोहब्बत का गलत फायदा उठाया था, लेकिन मैंने सिर्फ उससे ही प्यार किया था और हमेशा उसे ही पाने की ख्वाहिश की थी। कुछ महीनों तक तो मैंने रवि को माफ नहीं किया। रवि के माता पिता ने भी उसे बहुत दिनों के बाद माफ किया और फिर अपने दिल को समझाकर मैंने भी रवि को माफ कर दिया और मैं रवि के साथ अब अपनी जिंदगी में खुश हूँ। और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूलने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर भूल ही नहीं पा रही थी। पर धीरे धीरे रवि ने मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत की कि मैं अपने उस पुराने टाइम को कुछ ही दिनों में भूल गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।